हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका शांतनु सर लेकर आया हूँ फिर एक नया वीडियो केमिस्ट्री में। बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के अंदर जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी, प्रॉपर क्या तरीका था, कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। ये तो हो गया पार्ट अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अब इसी चैप्टर का जो एक अगला पार्ट है जिसको कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, उसकी तरफ हम लोग अब मूव कर रहे हैं। ठीक, तो केमिकल बॉन्डिंग में बेटा एटम की स्ट्रक्चर जैसे ही पढ़ी, उसके बाद एक पार्ट आया कि एक पर्टिकुलर एटम होता कैसा होगा। मतलब अगर हम क्लोरीन की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, सोडियम की बात करें, इनके एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इनमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है। इससे पहले हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी, वो था 2n² रूल, मतलब कि जो कि दिया था बोहर ने। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही फिल होते हैं वेरियस सेल में, अलग अलग सेल में, अलग अलग कक्षाओं में। ये सेल उनके ऊर्जा स्तर हैं, एनर्जी लेवल है। जैसे कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक, उसके बाद एल जिसमें 8 जाएंगे, फिर एम 18 और एन 32, ऐसे ही आगे प्रोसीड होती रहेगा। तो नियम क्या था? 2n² रूल, जिसको अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा और अलग अलग एटम्स की संरचना बनाना सीखा। ठीक, एक दो एटम और हम लोग समझ लेते हैं और उससे ही आज के टॉपिक में कुछ चीजें हम लोगों को पढ़नी है, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, व्हाई डू एटम कंबाइन, एटम कंबाइन क्यों करते हैं, क्यों वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, क्यों बॉन्ड टूटता है, इस तरीके की बहुत सारी चीजें। आइसोटॉप्स क्या हैं, आइसोबार्स क्या हैं, ऐसी कुछ चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसी एटम का। अभी हमने केवल थोड़ा सा न्यूक्लियस का स्पेस और अलग अलग 2-3 सेल बना के छोड़ दिया है, इस डायग्राम में भी, इस डायग्राम में भी, ठीक, बनाकर छोड़ दिया है। ठीक है, मान लो ये है हमारा Na यानी सोडियम, ये है क्लोरीन 17। 2n² रूल पता है हमको, के एल एम एन, अगर 4 सेल्स हैं तो इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ये नंबर 1 सेल है, नंबर 2 सेल, नंबर 3 सेल, नंबर 4 सेल। यानी अगर इस एटम के अंदर बात करें, ये ग्रीन वाला एरिया अगर न्यूक्लियस है, तो ये जो रेड कलर की सेल है, ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 3। ठीक, के एल एम एन पहला ऊर्जा स्तर यानी पहली सेल, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल, और ये चौथा। 2n² के हिसाब से अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, यानी कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन इनमें आ सकते हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 8 आएगी, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ अगर 3 रख दे क्योंकि तीसरा एनर्जी लेवल है m, 3 3 जा 9, 2 जा 18, यहाँ 18 आएगा। यहाँ अगर 4 रख दे तो आएगा 4 4 जा 16, 2 जा 32। मैक्सिमम ये कैपेबिलिटी है, ठीक, मैक्सिमम ये कैपेबिलिटी है। Na की अगर बात करें तो Na क्या होगा हमारा? 2 पहली सेल, दूसरे में 8, 2 + 8 10, एक इलेक्ट्रॉन बचा। अच्छा, एक और चीज और लिख देते हैं, Na मतलब 11, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, और यहां पर बचा हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, Na को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 11 Na23, जिनमें की जो 11 है ये है हमारा Z, मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जो कि बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के। ये 23 है, ये है हमारा कैपिटल A, मतलब एटॉमिक मास। तो यहां देखा 281, यानी कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे के पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, फिनिश। ठीक है, ये हो गया। ये न्यूक्लियस है। एक चीज और पता कर लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे। एटॉमिक नंबर बेटा कितना है? 11। एटॉमिक नंबर डिसाइड ही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, मतलब प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। किसी एटम को न्यूट्रल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि यहाँ पर 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बात आती है न्यूट्रॉन की, तो हमको एक फार्मूला पता है, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास है कितना? 23। 23 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने? एटॉमिक नंबर के बराबर, मतलब 11, न्यूट्रॉन पता नहीं। इधर भेजो, इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, घटा, कितना बचा? 3 में 1 गए, 2 में 1 गए, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे? 12। 12 न्यूट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन,
11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस पे क्या होंगे, न्यूक्लियस पे होंगे 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, इलेक्ट्रॉन है 11, जिनका की अरेंजमेंट हमने देख लिया। ऐसा ही एक और देखते हैं, क्लोरीन 17, इसको ऐसे लिखते हैं 17 Cl35, ठीक, 17 Cl35। करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा जा नहीं सकते, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 8 7, ठीक, यानी कि ये अच्छा। और यहीं पे देख लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, 17 है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन भी होंगे 17। न्यूट्रल करने के लिए 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 35 माइनस 17 कितना होगा, 18, ठीक है। यानी कि यहां पर कितने हैं, 17 प्रोटॉन है और 18 न्यूट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करते हैं कैसे, 2 8 7, यहां पर कितने 2, यहां पर 8 सेकंड सेल में, सबसे बाहर की सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। एक देखो थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको देख करके, कैल्शियम 20, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 20 Ca40, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 20, प्रोटॉन कितने हैं 20, न्यूट्रॉन कितने हैं 40 माइनस 20, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर मतलब 20। अरेंज करते हैं या पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कितना होगा, 20 को अरेंज करो, 2 8, तीसरे में 18 जाना चाहिए लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और यहाँ हो जाएगा 8 बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे ऐसा होता क्यों है, अजीब सा क्यों है, हमको करना चाहिए था 2 8 18, रुक जाते। यहां पर खेल आता है बेटा किसका, यहां पर बात आती है नोबेल गैसेस की, या जिसको कह सकते हैं ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, ठीक, जो कि दिया था किसने, जो कि दिया था लुइस और कॉसल ने 1916 में। लुइस कॉसल ने रूल दिया था, उन्होंने कहा था, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं दे वांट टू हैव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या कहा उन्होंने, उन्होंने दिया बेटा डुप्लेट या ऑक्टेट रूल। सब चाहते हैं कि नोबेल गैस जैसा उनके पास कॉन्फ़िगरेशन हो, सब चाहते हैं कि स्टेबल हो। नोबेल गैसेस हाईली स्टेबल होती हैं, क्यों, क्योंकि उनके वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल होते हैं। कंप्लीटली फिल का क्या मतलब है कि उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, हीलियम के पास 2 होते हैं, तो जिनके जिनके पास 8 है मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल है। ऑक्टेट फिल होना वो भी सबसे बाहर के सेल में, जिस सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, ऑक्टेट का फिल होना वो भी वैलेंस सेल में सबसे स्टेबल कंडीशन मानी गई। जैसे दो एग्जांपल देखो, एक है हीलियम, एक है नियान, एक है आर्गन। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियान 10, आर्गन 18, 2 2 तो खाली 2, और तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं इसके पास। 10 का मतलब 2 8, 18 का मतलब 2 8, 2 प्लस 8 10, 8 18। जीनान, जीनान सॉरी, क्रिप्टान कितना 36, 2 8 18 8, कितना हुआ 8 2 10 8 18 36, ठीक है। नोबेल गैसेस में क्या ये है, देखो गौर से, अगर केवल एक हीलियम का केस छोड़ दिया है, सबके पास 8 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में, मतलब उनके पास एक कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट है, और ये स्थिति सबसे ज्यादा स्टेबल मानी गई है। जिसके पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, बाहर जिनके पास 8 8 8 इलेक्ट्रॉन हो, उनको फर्दर किसी से रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक। हर चीज स्टेबल होना चाहती है, वैसे ये भी चाहते हैं कि हम स्टेबल हो, हर एलिमेंट चाहता है स्टेबल हो जाए, तो इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन सब लोग चाहते हैं, सब लोग सच चाहते हैं कि इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो, और यही है नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसी को कह सकते हैं डुप्लेट या ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो केवल एक हीलियम एक है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये भी एक स्टेबल कंडीशन है। अब इस वजह से सब क्या करते हैं, इस वजह से सब के सब एटम अपने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ
इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी तरीके से 8 या 2 पहुंचाना चाहते हैं। पहली प्रायोरिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, दूसरी होती है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। इसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं, या तो सी से किसी को कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि 1-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसको कहते हैं डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट करते हैं, या किसी से बोरो करते हैं, कैरी करते हैं, उधार ले लेते हैं, या फिर शेयर कर लेते हैं। कुछ भी करके हर एलिमेंट चाहता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले अपना, और इस वजह से ये जो रीजन था लुईस कॉसेल का दिया हुआ, जिसको डुप्लेट या ऑक्टेट रूल कह सकते हैं, कि ईच एंड एवरी एलिमेंट वांट टू हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मींस दे वांट टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। 8 या 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में हो। इस वजह से ये जो कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन था ये थोड़ा सा अजीब हो गया। ठीक, इसके जस्ट पहले बेटा एक पोटेशियम भी है, देख लेते हैं। पोटेशियम K19, इसका एटॉमिक नंबर 19 अरेंज करो, 2 8 8 1। बात समझना, ये सब हो क्यों रहा है? इसी डुप्लेट या ऑक्टेट रूल की वजह से हो रहा है। 2 8 18 हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक, 2 8 और 18 हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। अब देखो एक बात और, अब इससे इसका हुआ क्या, इसको आसान हो गया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, और बाहर फिर इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। मान लो 2 इसने किसी को डोनेट कर दिए, अब बाहर इसके कितने बचे? 8। ऑक्टेट कंप्लीट, स्टेबल। अगर इसके पास होते तो टोटल था 22, 8 10 हो गया, 10 और बचा, 10 और कर देता आउटर मोस्ट सेल में, तो बहुत दूर था वो अपने ऑक्टेट से या डुप्लेट से। ठीक है, और उसमें भी एक अलग चीज होती है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान है या इलेक्ट्रॉन रिसीव करना आसान है। ठीक, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सब चीजों को। जैसे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और इलेक्ट्रॉन ऐड करना, ये दोनों प्रोसेस में क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो वो प्रोसेस किसी एटम के लिए कुछ एनर्जी बाहर से लगेगी जो कि इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर लेगी, खींच लेगी। इलेक्ट्रॉन ऐड करना अगर आप चाहते हो, इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव स्पीशीज आ रहा है पहले से ही वैलेंस सेल में। मान लो इसको आप 1 इलेक्ट्रॉन दो, इस एटम को आप 1 इलेक्ट्रॉन दो, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन अंदर गया, यहाँ पहले से ही जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं अलग अलग सेल में, ये इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा ऐड करने के लिए। ठीक है ना, ये सब चीजें भी हैं कि अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आ जाए कि भाई अगर 2 8 10 कर दे तो क्या दिक्कत, मान लो कर दे 2, 8, 10, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसके पास तब भी 8 बचेंगे। नहीं, वो चीज ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगी, इसलिए वो डिफिकल्ट है। उससे अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत आसान काम हो गया कि वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भेज दिए जाए और वो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी को दे दिए जाए। ठीक, ये बात हो गई। अब इन्हीं में से एक चीज देख लो, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबसे बाहर की तरफ, जैसे 7, इनके पास 1, इनके पास ये 2, इनके पास ये 1, ये सारे के सारे ये क्या है? ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सबसे बाहर की सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल इज वैलेंस सेल। सबसे बाहर की सेल होती है वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो हैं वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ना कि वैलेंसी। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी क्या है बेटा? वैलेंसी एक तरीके की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कैपेसिटी है जो कि कई चीजें बताती है। वो ये बता सकती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो डोनेट हुए हैं या इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? कैरी लिए गए हैं, कैरीड, और या कितने तीन में से कोई एक सिचुएशन, सब नहीं, एक समय पे एक, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। ठीक, ये है वैलेंसी। 2-3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी है दूसरा तरीका, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोज आर डोनेटेड बाय ए पर्टिकुलर न्यूट्रल, बाय ए पर्टिकुलर एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीड, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए गए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए। ये है वैलेंसी। जैसे अगर इसी में आ जाओ बेटा, तो यहां पर इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। बाई चांस
इसकी वैलेंसी भी है 1, क्योंकि ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को जैसे किसी को डोनेट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गायब, तो अब कितना बचा, ये डोनेट कर दिया किसी को 2,8, सबसे बाहर देखो, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया 8। तो ये 8 एक स्टेबल सिचुएशन है, नोबेल गैस की जैसी रिजेंबल करती हुई सिचुएशन है, ये एक ऑक्टेट है जो कि फिल है, स्टेबल है। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम दे देते हैं साथ में, जैसे कि Na है, हमको पता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पास फिर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस वजह से अगर Na जिस समय अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उस समय Na को रिप्रेजेंट करते हैं Na पॉजिटिव से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर चुका है। अब एक चीज और यहीं पे समझ लो, अच्छा Cl के साथ समझाते हैं उसको। Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ना कि वैलेंसी 7। Cl के लिए क्या आसान है, कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करे, किसी से एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर लेगा, उधार ले लेगा, है ना। तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही कंप्लीट हो जाएंगे इनके 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनकी नई सेल जो बनी बाहर की तरफ, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इन्होंने किसी से ले लिया, अब इनका देखो ऑक्टेट कंप्लीट। तो इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम Cl नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले रखा है, और इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव स्पीसीज है, इसलिए जब किसी के साथ ये ऐड होती है तो उस पर नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इन पे नेगेटिविटी बढ़ गई। इन्होंने अपनी नेगेटिविटी दूर करी, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इन पे पॉजिटिविटी बढ़ गई, तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। यहीं से एक चीज और बता सकते हैं, एक चीज होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करे वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन के प्रोसेस में हेल्प का मतलब है, रिडक्शन का मतलब ही होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब देखो बेटा, रिडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करे, तो जितनी जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता जाए। Na के पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप से दूर करता है, यानी किसी को डोनेट करता है, तो Na किस में हेल्प करेगा, किसी के रिडक्शन में हेल्प करेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके उसका रिडक्शन करवा देगा आसानी से, इसलिए Na एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लोरीन को कह सकते हैं एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट, इससे और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं, इससे और अच्छा, जैसे ऑक्सीजन है या सल्फर है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सल्फर 16, 2,6, इनका 2,8,6, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अगर इनको 2 और इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट। इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, इस वजह से इनके ऊपर आएगा -2 चार्ज, इनको भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इनका कितना हो जाएगा 8। इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इनके ऊपर भी क्या आएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी किसी के दिए हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते जाएंगे, अपने आप से जल्दी जल्दी ऐड करते जाएंगे, यानी किसी के ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कोई अपने इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेगा तो किसी सिस्टम के अंदर जहां पर रिएक्शन हो रही है, कोई उनको अपने आप से ऐड करने वाला तो होना चाहिए, तो ये है ऑक्सीजन सल्फर क्या करेंगे, अपने आप से जल्दी जल्दी ऐड करते जाएंगे। इतनी चीजें थी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने पढ़े कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यही है हमारे कौन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी को 3 तरीके से डिफाइन किया, पहला तरीका तो हो गया द कंबाइनिंग कैपेसिटी, दूसरा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, ये हो गई हमारी वैलेंसी। रीजन फॉर केमिकल एक्टिविटी, रीजन फॉर केमिकल एक्टिविटी से पहले एक चीज और समझ लो कि मेटल नॉन मेटल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर 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 किसी ने क्या किया, अगर किसी ने मान लो Na है तो इनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनकी वैलेंसी +1, पोटेशियम V1, कैल्शियम 2 सब प्लस में है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है 2,8,2, ये भी +2। ठीक, और देख लो एल्युमिनियम 13 होता है 2,8,3 +3। ठीक, एक तो ये हो गया केस जिसमें सबके पास +1 +1 +2 +2 +3 +3 वाली सिचुएशन है।
तो ऐसे जिनके आउटर मोस्ट, जिनकी वैलेंसी ऐसी हो +1 या +2 या +3, ये सबके सब कैसा बिहेवियर शो करेंगे? ये सबके सब मेटालिक बिहेवियर शो करेंगे, ये मेटल्स है। ठीक, अब +1 जैसे ही कहा तो एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक्चुअली वो +1 वैलेंसी भी शो करता है -1। हाइड्रोजन का प्लेस आज भी फिक्स नहीं पीरियोडिक टेबल में, कभी उसको ग्रुप नंबर फर्स्ट में रखा जाता है तो कभी हैलोजेंस के साथ, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ ग्रुप 17 में भी रखा जाता है, तो वहां वो -1 वैलेंसी शो करता है। खैर जो भी हो, +1 शो तो करता है, लेकिन फिर भी वो मेटल नहीं है। ऐसा ही हीलियम भी है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हालांकि वैलेंसी 0 होती है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, नॉन मेटल है। और आ जाओ, और आ जाओ, सॉरी, मेटल नॉन मेटल है, हीलियम नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, उनके अलावा जितने भी, जिनके भी वैलेंस सेल में +1 +2 +3 इलेक्ट्रॉन है, सबके सब क्या है, मेटल्स है। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में जैसे कि नाइट्रोजन -3, जैसे कि सल्फर -2, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब हैं, क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल का मतलब नॉन मेटल मतलब कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं है। वो गैसेस भी हो सकते हैं, वो एमार्फस सॉलिड भी हो सकते हैं, लेकिन मेटल नहीं होंगे। मेटल मतलब जिनके पास मेटेलिक प्रॉपर्टी हो, जो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, जो कंडक्टर ऑफ थर्मल हीट हो, जो कंडक्टर ऑफ हीट हो, जिनके पास मैलिबिलिटी हो, जिनके पास टेंसिलिटी हो, जो टेंशन बियर कर सके, शाइनिंग हो, लस्ट्रस सरफेस हो, जितने भी मेटल के गुण हैं, जितने भी धातुओं के गुण हैं, जैसे उनके सरफेस पे चमक होना, जैसे आघात वर्धनीयता मतलब जिसको मैलिबिलिटी बोलते हैं, जिसको ठोक पीट कर पतली चादर बना सकते हैं। टेंसिल जो कैसा हो, जो खींच तनाव को बर्दाश्त कर सके, जिसके वायर्स बना सके, जो डक्टाइल नेचर का हो, है ना, और जिसके पास थर्मल कंडक्टिविटी हो, जिस पर कि हम हीट अगर एक कॉर्नर गर्म करें तो दूसरा भी गर्म हो, ना कि मेल्ट हो जाए। जैसे ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना है, ये किनारा गर्म किया, या ये अगर वुड का होता, लकड़ी का होता, तो भी अगर इसका ये किनारा गर्म करते तो ये यहीं पे जलता, ना कि कंडक्शन होता हीट का, ये जलते जलते आगे बढ़ता। यही अगर कोई आयरन बार होती, लोहे की छड़ होती, उसका ये किनारा गर्म करते तो मेल्ट नहीं हो जाती, कंडक्शन ऑफ हीट होने लगता, इस किनारे से हीट धीरे धीरे किधर बढ़ती, इधर की तरफ, और ये किनारा भी गर्म हो जाता। ठीक। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, तो हम किसी का कन्फिगरेशन देख करके भी कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं। अगर +1 +2 +3 वाली वैलेंसी है तो मेटेलिक नहीं, जितने भी देखो अच्छे खासे मेटल है, सोडियम +1, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, ये देखो सबके सब नॉन मेटल। नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है, सल्फर एमार्फस सॉलिड है ना, ब्रिटल नेचर का होता है। जैसे उसको ये फास्फोरस भी कैसा है, ब्रिटल नेचर का है, तो इनको जैसे ही आप इन पे स्ट्राइक करोगे, चोट मारोगे, क्या करेंगे, ब्रिटल बिखर जाएंगे। ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, फ्लोरीन गैस है। और अगर किसी की वैलेंसी 0 है, 0, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, हे नेता और कर्मचारी जीते रहना, ये नोबेल गैसेस हैं। नोबेल गैसेस कह दो, जीरो ग्रुप गैसेस कह दो, इनर्ट गैसेस कह दो, वो अक्रिय है, क्रिया नहीं करती, किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो इनकी सबकी वैलेंसी क्या होती है, 0 0 0 0। तो ये भी मोस्टली क्या है, गैसेस ही है, ये भी क्या है, गैसेस है। ठीक, इतनी चीजें थी। हम लोगों ने अभी भी क्या समझा, हम लोगों ने समझा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मेटल नॉन मेटल रिड्यूसिंग एजेंट क्या हम बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, ये सबके सब जितने भी प्लस 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 वाले हैं, ये अच्छे खासे क्या होंगे, ये अच्छे खासे होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, रिडक्शन में हेल्प करेंगे। ये इनको क्या कह सकते हैं, ये अच्छे खासे होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग, रीजन फॉर केमिकल बॉन्डिंग वो है वैलेंस सेल के, ये वैलेंसी जो कि रीजन है, उसको थोड़ा सा और अभी डिफाइन करते हैं। नोबेल गैसेस बता दी, वाइड एटम कंबाइंड, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल। अच्छा, ठीक है, इतना नोट करें पहले।
ठीक है। अगर व्हाई डू एटम कंबाइन, तो एटम कंबाइन क्यों करते हैं? इनकी वजह से, अपना जो डुप्लेट और ये वाला रूल लुईस कॉसेल का दिया हुआ, दिस इज द रीजन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ये एटम कंबाइन होकर क्या बनाते होंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो ये रीजन हो गया। इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है बच्चों, इतना हुआ नोट किया? चलो ठीक। इस टॉपिक में एक चीज और थी जो कि थी आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप आइसोबार क्या है? आइसोटॉप्स स्पीसीज है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, जैसे हाइड्रोजन, इसके भी अपने 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन, इसके भी आइसोटॉप्स हैं। क्या है? अगर एलिमेंट एक ही है लेकिन नेचर में वो अपनी 2-3 अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हाइड्रोजन 3 फॉर्म में पाया जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कार्बन, कार्बन 12 भी होता है जो कि मोस्टली अवेलेबल है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है, जिनमें कि कार्बन 14 काम आता है सबसे ज्यादा कार्बन डेटिंग के। आप लोगों ने खास करके जियोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो जियोलॉजिकल मटेरियल्स मिलते हैं, कोई पुरानी बोन मिली, कुछ भी पुराना से पुराना मिला, तो कार्बन 14 ही, 6C14 ही काम आता है उसकी एज डिसाइड करने के काम। ठीक है। ऐसे ही आइसोबार्स भी होते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं? वो जैसे आइसोटॉप्स, सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, समान उनका होगा एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक एक जैसा होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा। ऐसे ही आइसोबार्स, सिमिलर एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स, बार इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो ट्रिक के लिए, बार मतलब भार, भार मतलब मास या वेट। तो आइसोबार, आइसो मतलब सिमिलर, जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल पढ़ा होगा, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल हो, समान हो, बराबर हो, एक जैसी हो। ऐसे ही आइसोबार, आइसो इक्वल हो, बार मतलब भार, भार मतलब मास मतलब एटॉमिक मास। किसी जैसे कि आर्गन और कैल्शियम, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम, जिनमें कि आर्गन होता है 18 जिसका एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर, लेकिन उनका मास अगर देखें तो दोनों का 40-40, तो वो हो गया आइसोबार्स। ये बहुत काम के होते हैं डिसाइड करने में, रिलेटिव एटॉमिक मास RAM डिसाइड करने के। ये बहुत काम के होते हैं, बहुत इनके कुछ मेडिकल यूज है इनके, कुछ जियोलॉजिकल यूज है, कुछ रेडियो एक्टिव यूज है, ऐसा करके ढेर सारे इनके यूजेस भी हैं। ठीक है। हाँ, तो इन चीजों को हम देख लेते हैं। अब देखो बेटा, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन उनका डिफरेंट एटॉमिक मास होगा। जैसे कि 1H1 प्रोटियम, 1S2 ड्यूटेरियम, 1S3 ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, लेकिन एटॉमिक मास इनका 1, इनका 2, इनका 3। अब बेटा देखो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो एटॉमिक नंबर बराबर होता है या डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो उतना ही प्रोटॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे न्यूट्रल करने के लिए उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 चीज तो बराबर हो गए एटॉमिक नंबर के, जो कि इक्वल था। तीसरा ही चीज बचा जो कि था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सबसे काम की चीज है आपके, डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटॉप में सब कुछ तो बराबर होता है, डिफर करता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनकी वजह से उनका एटॉमिक मास बदल जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे इनके पास देखो, एक है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और मास देखो 1 है। मास में 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इनके पास क्या है? एक प्रोटॉन बस है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक प्रोटॉन जरूर होगा, लेकिन इनके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। इनके पास है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इनके पास एक एटॉमिक नंबर 1 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन ये तो 3 है, तो अगर 3 - 1 करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। इनके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
एटॉमिक नंबर 1 मतलब प्रोटॉन 1, जितने प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर होता है a माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 3 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 मतलब 2। तो 2 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो बार बार देख रहे हो कि डिफरेंट इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। इनके पास न्यूट्रॉन कितना था? इनके पास था 0, इनके पास हो गया 2, और इनके पास कितना हो गया बेटा? इनके पास कितना हो गया? 2 माइनस 1 मतलब 1। तो अलग अलग में देख रहे हो कि अलग अलग संख्या आ रही है, जैसे कि इनके न्यूट्रॉन है 0, इनके न्यूट्रॉन 1, इनके न्यूट्रॉन 2। सो आइसोटॉप्स डिफर इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ और एग्जांपल लिख रखे हैं मैंने, जैसे 6C12, ये कार्बन है तीनों, और कार्बन के 3 अलग अलग क्या है? कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटॉप्स। ये सबसे कॉमनली अवेलेबल होता है 6C12, ये थोड़ा रेयर होता है, और ये होता है रेडियो एक्टिव नेचर का। रेडियो एक्टिव नेचर का इस वजह से काम आता है जियोलॉजिकल मटेरियल की एज डिसाइड करने के, कितना पुरानी कोई चीज है। 17Cl35, 17Cl37। क्लोरीन के 2 हैं आइसोटॉप्स, समस्थानिक बोलते हैं क्योंकि कॉमन प्लेस होता है, कॉमन स्थान होता है इनका पीरियोडिक टेबल में, सो दीज आर आल्सो नोन एज समस्थानिक और आइसोटॉप्स। भाई 17Cl35, 17Cl37 2 हैं क्लोरीन के आइसोटॉप्स। अब जब भी आप अपनी कभी बुक में देखेंगे तो आपको जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर मिलेगा 17, एटॉमिक मास हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हो 35.5 मिलता है, जैसे कॉपर का आपको मिलेगा 63.5। ये 0.5 कहां से आ जाता है? ये इन्हीं का खेल है पूरा आइसोटॉप्स का। कैसे बेटा? जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास डिसाइड करते हैं तो देखते हैं कि क्या उसके कोई आइसोटॉप अवेलेबल है। अगर किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं तो वो किस रेशियो में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, किस रेशियो में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये नेचर में मिलता है 75% और ये मिलता है मात्र 25%। इनका रेशियो डिसाइड करो कितना होगा? 25 3 जा 25 1 जा, 3:1 के रेशियो में नेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो 3 है, 3 रेशियो में है, उसका कितना है? 35, प्लस जो 1 रेशियो में है उसका कितना है? 37। ओवरऑल सबका रेशियो मिला के कितना हुआ? 3 + 1 4। अब इस चीज को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद इनकी वैल्यू आएगी 35.5। यही से आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हमने बताया कि नेचर में जितने भी आइसोटॉप अवेलेबल हो, किस रेशियो में अवेलेबल है, उनका रेशियो का उनके कंसर्न एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा करके ओवरऑल जितना रेशियो है उससे डिवाइड करके हम डिसाइड कर सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, तो ये एग्जिस्ट करता है 35 37, लेकिन हमेशा आपको रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का मिलेगा 35.5। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट है उसका। इनके यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स क्या है बेटा? सबसे पहला हमको मिला कौन? कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो ये आइसोटॉप है 27 कोबाल्ट 60, ये रेडियोथेरेपी के काम आता है कई सारी डिसीज में। कार्बन ये आता है एज, यानी कि जिसको बोल सकते हैं आप कार्बन डेटिंग, एज डिसाइड करने के, जियोलॉजिकल मटेरियल की एज डिसाइड करने के लिए। ये एक तरीके का न्यूक्लियर फ्यूल है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनके लिए फ्यूल का काम करता है। आयोडीन का ये जो है, आयोडीन एक्चुअली ज्यादा जो एग्जिस्ट करता है वो होता है 127, लेकिन जो 131 वाला है 15 आयोडीन 131, ये ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के काम आता है। ठीक, ये हो गए। कुछ और होते हैं जो कि जैसे कि अंडरग्राउंड ऑयल की पाइपलाइन है जो कि समुद्र के अंदर पड़ी होती हैं, उनमें लीकेज पता करने के काम आते हैं ढेर सारे आइसोटॉप्स। तो ये सब इनके वेरियस यूज है। आगे आते हैं आइसोबार्स में। आइसोबार्स मतलब सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बेटा, तो मतलब इनमें सेम क्या होता होगा? एटॉमिक नंबर अगर सबका अलग अलग है, इनका 24 है, इनका 26 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते होंगे? डिफरेंट। इनके पास इलेक्ट्रॉन 24, इनके पास है 26, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, सॉरी डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग संख्या में होते हैं। और क्या बचा? एक बचा न्यूट्रॉन, एक बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स इनके सेम होते हैं। ठीक, ये हो गया
इनके भी कुछ यूजेस होते हैं, थोड़ा सा कम है यूजफुल एज कंपेयर टू आइसोटॉप्स। तो ये क्या हो गया, जैसे क्रोमियम और आयरन, एक्चुअली ये एक अलग ही सिनेरियो है कि ये इक्वल हो गए हैं, तो इक्वल होने से क्या होगा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, है ना, एक जैसी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। इसके अलावा कोई इनका, हाँ ये हो सकता है कि कुछ एलॉय वगैरह बनाने के काम आ जाए, बाकी कोई विशेष इनका यूज नहीं होता जितने यूजफुल हमारे आइसोटॉप्स होते हैं। अच्छा, आइसोटॉप आइसोबार में सिमिलरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी का भी नंबर मैच होना, बराबर होना, उससे उनकी कई सारी प्रॉपर्टी भी बराबर हो जाती है। जैसे कि खास करके अगर आप आइसोटॉप देखें तो इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है, ये डिफर कर सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे आइसोटॉप्स और ये थे हमारे आइसोबार्स। 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, यानी कि ये आर्गन है, इनका एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है। अलग अलग है दोनों के एटॉमिक नंबर, मतलब आइसोबार है, लेकिन अगर दोनों का एटॉमिक मास देखो तो 40 40 इक्वल है। न्यूट्रॉन इक्वल है, बेटा न्यूट्रॉन खुद न्यूट्रल होता है, इसलिए ज्यादा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को ये बदल नहीं पाता है। हाँ ये जरूर है कि न्यूट्रॉन इज मोर हैवियर देन प्रोटॉन, और प्रोटॉन 1837 गुना भारी होता है इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कोई न्यूक्लियस से बैठा है, वेट प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे बहुत सारे प्रॉपर्टी तो बदलेगी नहीं, कुछ प्रॉपर्टी जैसे उनके रेडियस वगैरह थोड़ा सा बदल सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीजें हैं, इनको नोट कर लेंगे।